नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 31 जुलाई 2025, दिन गुरुवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 31 जुलाई की। आज के इतिहास में 31 जुलाई की तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है, आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1880 की। 31 जुलाई 1880 को हिंदी और उर्दू साहित्य के महान लेखक, कहानीकार और उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म हुआ था। वे भारतीय साहित्य के ऐसे युग प्रवर्तक लेखक थे जिन्होंने अपने यथार्थवादी लेखन के माध्यम से सामाजिक विषमता, गरीबी, किसान जीवन, स्त्री संघर्ष और नैतिक मूल्यों को स्वर दिया। प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, लेकिन वे साहित्यिक दुनिया में प्रेमचंद्र नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लमही गांव में हुआ था। उन्होंने पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से लेखन शुरू किया, फिर हिंदी को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में उपन्यास गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि और कहानियां ईदगाह, पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब, ठाकुर का कुआं, पूस की रात आदि शामिल हैं। उन्होंने साहित्य को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सुधार का माध्यम माना। प्रेमचंद्र को साहित्य में उनके अविस्मरणीय योगदान के लिए उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई, जितना उनके समय में था, और वे लाखों पाठकों व लेखकों के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। 31 जुलाई का दिन भारतीय साहित्य और समाज के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन एक ऐसे लेखक का जन्म हुआ जिसने कहानी को जनता की आवाज बना दिया। अब बात करते हैं साल 1933 की। 31 जुलाई 1933 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम को छोड़ दिया था, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और गांधी जी के जीवन में एक ऐतिहासिक मोड़ माना जाता है। गांधी जी ने 1917 में साबरमती नदी के किनारे यह आश्रम स्थापित किया था, जो उनके सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक कार्यों का केंद्र बना। यहीं से उन्होंने 1920 के असहयोग आंदोलन, 1928 का बारडोली सत्याग्रह और 1930 का ऐतिहासिक दांडी मार्च जैसे कई क्रांतिकारी आंदोलनों की रूपरेखा तैयार की। गांधी जी ने यह प्रण लिया था कि जब तक भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल जाती, वे आश्रम में वापस नहीं लौटेंगे। 1930 में दांडी यात्रा शुरू करने से पहले उन्होंने इस संकल्प की घोषणा की थी और 31 जुलाई 1933 को औपचारिक रूप से आश्रम को छोड़ दिया। इस दिन को गांधी जी के संकल्प, त्याग और आत्म बलिदान का प्रतीक माना जाता है। उनका यह कदम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नैतिक नेतृत्व और आत्म संयम की मिसाल बन गया। अब बात करते हैं साल 1940 की। 31 जुलाई 1940 को महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह को लंदन के पेंटनविल जेल में फांसी दी गई थी। उन्होंने 13 मार्च 1940 को ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर की हत्या कर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक प्रतिशोध लिया था। यह वही माइकल ओडायर था जिसने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का उपराज्यपाल होते हुए जनरल डायर को पूर्ण समर्थन दिया था। इस भीषण नरसंहार में सैकड़ों निर्दोष भारतीयों की जान गई थी। उधम सिंह इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे और तभी उन्होंने चुपचाप अपना बदला लेने का संकल्प लिया था। 20 वर्षों तक उधम सिंह ने विदेशों में रहकर योजनाएं बनाई और अंततः 1940 में लंदन में आयोजित एक सभा में उन्होंने ओडायर को गोली मार दी। इसके बाद उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और एक संक्षिप्त मुकदमे के बाद 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई। वे अपने नाम के बजाय मोहम्मद सिंह आजाद के नाम से पेश हुए, जो हिंदू, मुस्लिम और सिख एकता का प्रतीक था। उनकी शहादत ने स्वतंत्रता आंदोलन को और अधिक तेज कर दिया था। अब बात करते हैं साल 1980 की। 31 जुलाई 1980 को हिंदी सिनेमा के महानतम पार्श्व गायकों में से एक मोहम्मद रफी का निधन हुआ था। वे एक ऐसे गायक थे जिनकी आवाज में भावना, विविधता और आत्मा की गहराई थी और जिन्होंने दशकों तक भारतीय संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज किया। मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के कोटला सुल्तान सिंह गांव में हुआ था। उन्होंने 1940 के दशक से लेकर 1980 तक हजारों गानों में अपनी आवाज दी और लगभग 26,000 से अधिक गीत गाए, जिनमें हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, मराठी, तेलुगु और अन्य भाषाएं शामिल हैं। उनकी आवाज ने रोमांस, भक्ति, देशभक्ति, शोक, हास्य, सूफियाना और शास्त्रीय जैसे हर भाव को बखूबी निभाया।
उन्होंने शमशाद बेगम, लता मंगेशकर, आशा भोसले और किशोर कुमार जैसे दिग्गजों के साथ अनगिनत सुपरहिट गीत गाए और उनके कुछ प्रसिद्ध गीतों में शामिल हैं जैसे चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, ये रेशमी जुल्फे, कर चले हम फिदा, अभी न जाओ छोड़कर, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया जिनमें पद्मश्री 1967 और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल है। 31 जुलाई 1980 को जब उनका निधन हुआ, उस दिन पूरे देश में संगीत प्रेमियों की आंखें नम थीं। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी थी जो उनके प्रति असीम प्रेम और सम्मान को दर्शाता है। वहीं जब संगीत की वह स्वर लहरियां थम गईं जिसने करोड़ों दिलों को छुआ था, मोहम्मद रफ़ी आज भी अपनी सुरीली आवाज के जरिए अमर है। अब बात करते हैं साल 1982 की। 31 जुलाई 1982 को सोवियत संघ ने एक भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। यह परीक्षण उस दौर की वैश्विक परिस्थितियों में से एक रणनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा गया जब शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर अपने चरम पर था और संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों की होड़ तेज हो चुकी थी। यह परीक्षण संभवतः सेमी प्लास्टिक या नोवाया जेमालिया जैसे प्रमुख परमाणु परीक्षण स्थलों में से किसी एक पर किया गया था जो सोवियत संघ के अधीन कजाकिस्तान और आर्कटिक क्षेत्र में स्थित थे। वहीं भूमिगत परीक्षणों का उद्देश्य था पर्यावरणीय नुकसान को सीमित करना और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचते हुए अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। इस परीक्षण से सोवियत संघ ने यह संकेत दिया कि वह अपनी सैन्य और परमाणु क्षमता को लगातार विकसित कर रहा है और वैश्विक शक्ति संतुलन में अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए तत्पर है। अब बात करते हैं साल 2006 की। 31 जुलाई 2006 को क्यूबा के लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे फिदेल कास्त्रो ने अपने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अस्थायी रूप से सत्ता अपने छोटे भाई राउल कास्त्रो को सौंप दी थी। यह घटना क्यूबा और विश्व राजनीति के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ था। फिदेल कास्त्रो ने 1959 की क्यूबाई क्रांति के बाद अमेरिका समर्थित तानाशाह फुल्गेसियो बतिस्ता को सत्ता से हटाया था और तब से लगभग 5 दशकों तक क्यूबा पर शासन किया। उन्होंने देश में साम्यवादी शासन लागू किया और अमेरिका के खिलाफ मजबूत विरोध के प्रतीक बन गए। 31 जुलाई 2006 को फिदेल कास्त्रो ने पेट की सर्जरी के बाद सार्वजनिक जीवन से अस्थायी रूप से दूरी बना ली और अपने भाई राउल को राष्ट्रपति, सेना प्रमुख और कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के कार्यभार सौंप दिया। यह पहला अवसर था जब फिदेल ने सत्ता से हटने की घोषणा की। बाद में फरवरी 2008 में उन्होंने अस्थायी रूप से राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और राउल कास्त्रो को आधिकारिक रूप से देश का नेता बना दिया गया। अंत में बात कर लेते हैं साल 2010 की। 31 जुलाई 2010 को ब्राजील के ब्रासिलिया में आयोजित 34वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने भारत के जयपुर स्थित जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची यानी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया। यह भारत की वैज्ञानिक, स्थापत्य और सांस्कृतिक विरासत का एक अनमोल प्रतीक है। जंतर मंतर जयपुर का निर्माण 18वीं सदी में राजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था, जो खगोल विज्ञान में गहरी रुचि रखते थे। यह खगोलीय वेधशाला न केवल स्थापत्य की दृष्टि से अद्भुत है बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी बेहद सटीक यंत्रों से सुसज्जित है। यहाँ मौजूद 19 यंत्रों का उपयोग सूर्य की गति, ग्रहों की स्थिति, समय की गणना, मौसम पूर्वानुमान और खगोलीय घटनाओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। इनमें सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र और नार्विवल यंत्र जैसे विशाल उपकरण आज भी पर्यटकों और वैज्ञानिकों को आकर्षित करते हैं। यूनेस्को ने इसे इसलिए विश्व धरोहर का दर्जा दिया क्योंकि यह यंत्र विज्ञान यानी इंस्ट्रूमेंटल साइंस, वास्तुकला और खगोल शास्त्र का अद्वितीय समन्वय है और यह उस काल के भारत की वैज्ञानिक प्रगति और बौद्धिक परंपरा का प्रमाण है। तो वहीं जब जयपुर के जंतर मंतर को वैश्विक मान्यता मिली और यह विश्व धरोहर स्थल के रूप में अमर हो गया। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।